तो गाइज ईओ बिल हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ईओ बिल में हम लोग क्या सीखेंगे, क्या देखना है, ये अच्छे से हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले ईओ बिल के एप्लीकेबिलिटी के बारे में हम लोग पूछेंगे कि ईओ बिल एप्लीकेबल किसके लिए है और कहाँ है, क्या है एंड ऑल दैट। ये हम लोग को देखना पड़ेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली जब हम लोग पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो ईओ बिल कैसे जनरेट हो तो वो देखेंगे। तो गाइस ये भी एक एकदम सिंपल सा टास्क है जो लगभग हर एक लोग को आज मार्केट में आते हैं, और जो सिंपल वाला टास्क है। तो हम लोग के लिए सिंपल से नहीं, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे जाके भी सीखना है इसको। तो आइए आज हम लोग पूरा क्लासेस यूविल का नाम ही कर देते हैं। वैसे भी कोई ऐसे में है नहीं, तो हम ही लोग है तो कर लेते हैं अच्छे से। और गाइस हम लोग का अच्छा, कोई अगर वॉइस ब्रेक हो जाए तो बीच में मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं दोबारा रिपीट कर पाऊँ, ठीक है। थोड़ा बिग डील। तो गाइस ईओ बिल कौन इशू करेगा, सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हु विल इशू द ईओ बिल। ओके, अच्छा कब दरकार होगा। तो गाइस ध्यान से देख लो यहाँ पे। एक सुनो बात, मत सुनो सुनो। सप्लायर भी इशू कर सकता है, रेसिपिएंट भी इशू कर सकता है, ईओ बिल अनलिस्टेड लोग भी इशू कर सकता है। तो सबसे पहले मुझे समझना है सर ईओ बिल है क्या। पहले बात, ये कोई आपका इनवॉइस नहीं है कि ये आपका जीएसटी कैलकुलेट करेगा, ये करेगा, नथिंग लाइक दैट। ये कोई इनवॉइस वगैरह नहीं है। तो सर ये क्या है, ये बेसिकली जो है ये आपका एक डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन आपका गुड्स का मूवमेंट को रिकॉर्ड करता है। गुड्स का मूवमेंट मतलब आपका गुड्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसका मूवमेंट को रिकॉर्ड करते हैं आपका ईओ बिल। तो बेसिकली ईओ बिल से मेरा कोई लाइबिलिटी कैलकुलेट या रिड्यूस नहीं होता है। फिर से बता रहा हूँ, ईओ बिल पे क्या होता है, ईओ बिल पे आपका गुड्स का मूवमेंट जो है वो ट्रेस होता है। तो कहाँ कहाँ ईओ बिल कंपल्शन है, कहाँ कहाँ हम लोग को ईओ बिल इशू करना जरूरी है। नंबर वन इज, जब आप बाहर सप्लाई करोगे, तो स्टेट के बाहर जब आप सप्लाई करोगे, तो अगर बिल का वैल्यू 50,000 से ऊपर चले जाए, मतलब इनवॉइस वैल्यू अगर 50,000 से ऊपर चले जाए, तो आपको ईओ बिल कंपल्सरी। सर वन फोर श्योर, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप स्टेट के बाहर सप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर मेकिंग इट सप्लाई आउटसाइड द स्टेट, समझ रहे हो, मतलब दिस कॉल्ड इंटर स्टेट। ऑनलाइन वालों समझ में आया आप लोग को। স্যার একটু ভয়েসটা ব্রেক হচ্ছে। वॉइस ब्रेक हो रहा है। একটুখানি ব্রেক হচ্ছে ভয়েসটা, আরেকবার বলুন না এখানটা। कहाँ तक सुनाई दिया बोलो तो। ওই যে আপনি যখন বললেন গুডস এর মুভমেন্টটা চেঞ্জ হয় অত পর্যন্ত, তারপরে কেটে কেটে শোনা যাচ্ছে। अभी आवाज क्लियरली आ रहा है। হ্যাঁ এখন আসছে ঠিকঠাক। अच्छा, सो गाइज अगर स्टेट के बाहर गुड्स अगर कहाँ जा रहा है, स्टेट के बाहर जा रहा है, तो इंटरेस्टेड सप्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड सप्लाई पे इन्वॉल्व हो, तो 50,000 से ऊपर अगर वैल्यू हो जाए तो ईओ बिल कंपल्सरी है। समझा पाया। 50,000 से ऊपर अगर हो जाए तो ईओ बिल कंपल्सरी है, प्रोवाइडेड 50,000 से ऊपर होना चाहिए। गाइस अभी सुनाई दिया आप लोग को। यस सर। अच्छा, अगर स्टेट के भीतर अगर होता है, विद इन द स्टेट, अच्छा इनवॉइस वैल्यू का ऊपर ध्यान दीजिएगा। आप लोग के साथ दोनों बैच में, मेरा 930 और 8 ये दोनों बैच में IFF हम लोग कर लिए, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो उसमें हम लोग क्या सीखे, उसमें हम लोग ये सीखे कि अगर आई मीन जब हम लोग B2B इनवॉइस अपलोड करते हैं, तो हम लोग को दो वैल्यू वहां पे कंसिडर करना होता है। एक जो इनवॉइस वैल्यू होता है, और दूसरा जो टैक्सुअल वैल्यू होता है। इनवॉइस वैल्यू का मतलब होता है, मैं बताया था, एक इनवॉइस का टोटल, मतलब एक इनवॉइस आपके नाम पे इशू हुआ है, उसका टोटल जो आपका होगा, मतलब क्वांटिटी का दाम, जीएसटी, डिलीवरी चार्जेस, अदर एमिनिटीज को मिला के जो टोटल होगा, दैट विल बी इनवॉइस। तो ईओ बिल को क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए आपको इनवॉइस टोटल को ध्यान देना है। मान लो टैक्सेबल वैल्यू 90,000, मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी 90,000 वैल्यू है, जीएसटी आप ऐड कर दिए हो तो 1 लाख क्रॉस कर गया, तो ये क्वालिफिकेशन हो जाएगा।
अब तब मत बोलना कैसे जीएसटी छोड़ के तो 1 लाख के नीचे था, दैट इज नॉट अ लॉ। द लॉ रिवॉल्व्स कि आपका इनवॉइस वैल्यू कितना क्रॉस करना चाहिए, 1 लाख क्रॉस करना चाहिए। इनवॉइस वैल्यू कितना क्रॉस करना चाहिए, 1 लाख क्रॉस करना चाहिए। तो अगर इनवॉइस वैल्यू 1 लाख क्रॉस कर जाता है, इनवॉइस वैल्यू कितना क्रॉस कर जाता है, 1 लाख क्रॉस कर जाता है विद इन द स्टेट, तब ईओए बिल कंपल्सन हो जाता है। अरे सिंगल इनवॉइस का बात बोल रहे हैं, इंटरेस्टेड के लिए 50,000 और विद इन द स्टेट के लिए 1 लाख। अभी तक तो यही प्रोविजन है। अगर जीएसटी काउंसिल मीटिंग हो और ये सब रूल के ऊपर अगर उतर चढ़ाव आए, हाँ, विद इन द स्टेट 1 लाख, आउटसाइड द स्टेट 50,000। अब तुम्हें इंट्रा और इंटर का मतलब समझ में आता है? तो इंट्रा का मतलब क्या होता है, हाँ, तो 1 लाख और आउटसाइड द स्टेट 50,000। अभी के लिए तो नियम यही है। अगर गवर्नमेंट कल चाहे तो ये नियम को गवर्नमेंट चेंज कर सकता है। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? सबको आवाज आया मेरा? टू ऑल माय ऑनलाइन स्टूडेंट सुनाई दिया? यस सर, आ रहा है। ओके, तो गाइस आई थिंक आप लोग को ये बात सबसे पहले क्लियर हुआ क्या, कि ईओए बिल कंपलसरी कब होता है, ईओए बिल कंपलसरी कब होता है। डन। मैं फिर से बता रहा हूँ, ईओए बिल कोई आपका टैक्स कैलकुलेशन का पैरामीटर नहीं है। ईओए बिल आपका कोई जीएसटी रिटर्न का पैरामीटर नहीं है। इट्स अ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन समझते हो? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? डिटेल। इट्स ऑल अबाउट द डिटेल। क्या डिटेल्स रहेगा सर यहाँ पे? यहाँ पे आपका डिटेल्स जो रहेगा वो ये है सर, कि किसका सामान कहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रहा है, मतलब डिस्पैच कहाँ से हो रहा है, कहाँ शिफ्ट हो रहा है, मतलब डिलीवरी कहाँ पे हो रहा है, किन के नाम पे बिल बन रहा है, कौन से थ्रू जा रहा है, मतलब बाय रोड जा रहा है, बाय वाटर जा रहा है, बाय एयर जा रहा है, क्या जा रहा है, ये सारा जो डिटेल है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, क्या जा रहा है, सामान का नाम क्या है, उसका एटीएन कोड क्या है, एवरीथिंग। एक सेकंड, हम समझे नहीं। हाँ, मतलब दिल्ली क्या हो रहा है? हाँ, भेजो। तो 1 लाख से कम है। हाँ, तो ये तुम्हें आंसर दो। कोलकाता दिल्ली अलग है तो पता है ना तुम्हें? हाँ हाँ, 1 लाख, 1 लाख स्टेट के अंदर 1 लाख। हाँ हाँ, ये बात तो हम 3-4 बार बोले तो सो गए थे। हाँ, तो स्टेट के भीतर होगा तो 1 लाख। हाँ, तो गाइज यूए बिल का क्या है वो देखना पड़ेगा। तो मैं आप लोग को सिंगल यूए बिल पहले सिखाऊंगा। क्या यूए बिल का लॉगिन आप फोन से भी कर सकते हो, मतलब प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। आपके पास डिवाइस नहीं है तो आप फोन से भी कर सकते हो, कंप्यूटर में जरूरी नहीं है, बट कंप्यूटर में डिस्प्ले अच्छा होता है, बेटर व्यूज होता है, तो आई विल रिक्वेस्ट कि कंप्यूटर से ही आप लोग कर लो तो बेटर रहेगा। तो गाइज अभी करना क्या है, अभी हम लोग को देखना है कि यूए बिल का क्या क्या कंडीशन है ऑल दैट। तो सबसे पहले बोला आप लोग को समझ में आया यूए बिल का। सर यूए बिल का बचने का उपाय क्या है? बहुत ही सिंपल है। अगर लीगली बचना चाहते हो तो इनवॉइस वैल्यू को कम कर, या तो इनवॉइस को मल्टीप्लाई कर। मतलब सर इनवॉइस वैल्यू 1 लाख से ऊपर हो गया, स्टेट के भीतर है, मैंने 2 इनवॉइस में बांट दिया। आप लोग अगर माई माइग्रेशन का पूरा सेल्स का एंट्री किए होंगे तो आपको ये लॉजिक वहां पे समझ में आया होगा कि हमने बिल्डर के नाम पे सेम ही चीज का ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी का बिल बनाया, बट बिल तो अलग अलग बना। तो आप बहुत स्टूडेंट ऑब्जर्व किया, संडे बैच में कई स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किया था कि सर ये तो एक ही प्रोडक्ट जा रहा है, तो 2 बिल इशू करने का क्या दरकार है, एक ही बिल टोटल कर दीजिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग 2 इसलिए किए थे ताकि ये बिल से बच पाए। हम लोग 2 इसलिए किए थे ताकि क्या कर पाए, ताकि हम लोग ये बिल से बच पाए, इसलिए हम लोग 2 अलग अलग किए। सबको समझ में आया वाला पार्ट? यस नो? टू ऑल माय स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अब हम लोग को समझ में ये आना चाहिए कि कैसे हम लोग मतलब यूए बिल का डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दैट कैसे फुलफिल करें एंड ऑल दैट।
ठीक है, शुरू करें। सब जगह रखते हैं, ईआरओ भी लगता है, सब जगह रखते हैं, ठीक है। गुड्स का मूवमेंट होगा, तो ये बिल बेसिकली क्या रिकॉर्ड करता है, इसका पर्पस है गुड्स का मूवमेंट रिकॉर्ड करना। गुड्स का मूवमेंट मतलब गुड्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले सिंगल यूए बिल इशू करने का मैं तरीका सिखा रहा हूँ। सिंगल यूए बिल मतलब एक यूए बिल कैसे इशू करें, एंड उसके बाद हम लोग जब क्या बोलते हैं, जब हम लोग बल्क यूए बिल का भी एक पार्ट देख लेंगे, और एक साथ 10 यूए बिल जनरेट करना है तो वो कैसे आएगा, जो टैली से हम लोग कर लेते हैं, तो वो भी हम लोग एक दफा देख लेंगे, ठीक है। तो पहले सिंगल यूए बिल देख लो, बिकॉज यूए बिल कॉन्सेप्ट यही से स्टार्ट होता है। ओके, आप लोग को शायद टैली क्लास में आप सुने होंगे कि टैली से डायरेक्ट यूएबीएल जनरेट हो जाता है। रॉन्ग कॉन्सेप्ट, टैली से यूएबीएल जनरेट नहीं होता है। टैली से जेसन फाइल जनरेट होता है, उसको यहाँ पे लेके आके यूएबीएल जनरेट करना पड़ता है। टैली से जो आएगा वो जेसन फाइल आएगा, टैली से यूएबीएल नहीं आता। जैसे जेसन फाइल आप लोग का आईएफएफ के लिए बनाए थे, जैसे जेसन फाइल आप लोग बी2बी के लिए बनाए थे, जेसन 1 के लिए, तो टैली आपको वो जेसन फाइल पे कन्वर्ट करके देता है। वो जेसन फाइल को आपको, ये जो डैशबोर्ड है ये एक्चुअली यूएबीएल का डैशबोर्ड है, हम लोग यहाँ पे लेके आते। कहाँ लेके आते, ये जो यूएबीएल पे देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है जनरेट बल्क, तो यहाँ पे आके ये जो अपलोड करना होता है, यहाँ पे हम लोग को जेसन फाइल अपलोड करना होता है। सिंगल तब तक ऐसे बना लेंगे जब बल्क में दरकार होगा, तो जेसन फाइल को हम लोग हाँ यहाँ से खींच के लेके आएंगे। तो अगर आपसे कोई बोले टैली से यूएबीएल जनरेट होता है तो सही होता है, बट ऐसे यूएबीएल जनरेट नहीं होगा। टैली से आपका जेसन फाइल जनरेट होगा, जो यहाँ से आपको यूएबीएल निकालना पड़ेगा। यार सोचने का बात है, यूएबीएल गवर्नमेंट का साइड है, तो टैली से वो कैसे जनरेट हो सकता है ना, उसके लिए तो आपको अलग से करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग शुरू करें। तो आप लोग लिख लिए हो ये सारा फैक्ट, मैं कुछ मेंशन नहीं किया, स्टेट के भीतर स्टेट के बाहर। तो 50,000 1 लाख कहानी समझ में आया आप लोग का, दैट इज इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू का मतलब क्या है, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। इनवॉइस वैल्यू का मतलब क्या है, इट इज इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। ओके, नाउ गिव द हेडिंग हाउ टू इशू यूएबीएल। कैसे हम लोग यूएबीएल इशू करेंगे, ठीक है। अच्छा, यूएबीएल कौन इशू करता है, यूएबीएल बायर भी इशू कर सकते हैं, यूएबीएल सेलर भी इशू कर सकता है। ये दोनों ही बोले हम लोग, हाँ बायर सप्लायर बोले हम लोग, सप्लायर इशू करते इशू नहीं बोले। बायर अगर आंधी से लोग से बाय कर रहे हैं तो बायर को लेकर जाना पड़ेगा। तुम रजिस्टर्ड हो, तुम अनरजिस्टर्ड से बाय कर रहे हो, तो अनरजिस्टर्ड वाला तो वही बिल नहीं देगा, बट तुम तो रजिस्टर्ड हो ना, तुम तो इशू कर सकते हो, तो तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। क्या शुरू करें, हाँ ना। अच्छा, तो सिंगल इनवॉइस कहाँ से इशू होता है, अच्छा यूएबीएल का जो पोर्टल है वो अलग है, अलग है मतलब आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। तो पोर्टल में जाके हम लोग जो जीएसटी लॉगिन जो करते हैं ना, उसके नीचे देखना यूएबीएल का लॉगिन आता है, ठीक है। तो यूएबीएल का लॉगिन साइट पूरा अलग है, इसके यूजर आईडी पासवर्ड भी अलग होता है, मतलब जो आपका जीएसटी ओपन करने का यूजर आईडी पासवर्ड है ये उसका नहीं है, ये अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ आएंगे, यूएबीएल लॉगिन पासवर्ड में आएंगे। अभी तो खुल रहा था, क्या दिक्कत है भाई।
अच्छा, तो ये बिल की यूजर आईडी पासवर्ड हम लोग को डालना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग को पोर्टल एक्सेस तो मिला होगा, मिला कि नहीं मिला? यूओ बिल का नहीं, जीएसटी का तो मिला है, किसको नहीं मिला? सर हम आपको ईमेल नहीं करेंगे, आपको मुझसे लेना है, हम क्लास में बताए थे, ताकि पूछो मुझसे कि चाहिए तो बोल क्यों रहे हो कि मिला नहीं? हम तो बोले थे क्लासेस में कि आप लोग को रजिस्टर करना पड़ता है, मतलब जीएसटी में तो ये बिल को रजिस्टर करने के लिए आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, तो रजिस्टर करना पड़ता है। कहाँ से रजिस्टर्ड होता है? यहाँ से रजिस्टर्ड, ये बिल रजिस्ट्रेशन। तो उसके लिए आपको जीएसटी नंबर का दरकार होता है, या फिर जीएसटी नंबर डालोगे, कैप्चर डाल के एंटर करोगे, पासवर्ड सेट करना पड़ेगा कंफर्म, तो क्रेडेंशियल हो जाएगा। जिन लोगों को 2 महीना अगर बैक टू बैक रिटर्न नहीं भरते हो तो ये बिल पोर्टल सस्पेंड हो जाता है। ऐसा रूल गवर्नमेंट ने लेके आया कि बैक टू बैक 3 मंथ का, सॉरी 2 मंथ नहीं, 3 मंथ का टैक्स पेमेंट पेंडिंग है, 3 मंथ का, 3 मंथ अगर आप रिटर्न नहीं भरे हो तो आपका यूए बिल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यूए बिल के लिए आप लोग का वो क्या बोलते हैं, रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। तो गाइस मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यूए बिल का क्रेडेंशियल अलग है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग को यूए बिल का देखने का दरकार होगा तो मुझे बोलिएगा, एज यूजुअल मैं आप लोग को यूए बिल क्रेडेंशियल भी दे दूंगा, पर देखना जरूर आप लोग, ठीक है। ये लो, हम मना कहा क्या लिखा है ये? 842। अच्छा, उसके बाद बार बार आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, तो आप लोग चेंज पासवर्ड मत करना, एग्जिट कर जाना यहाँ से। मतलब ये भी लॉगिन करने के बाद ये आपको बार बार आपके सामने आएगा और बोलेगा चेंज पासवर्ड। अब अभी चेंज पासवर्ड करके फिर करोगे फिर ही आएगा, तो आप फ्रस्ट्रेट मत हो जाइएगा, सर ये क्या हो रहा है, आप इसको इग्नोर करके एग्जिट करोगे तो आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। गाइस ये हम लोग का डैशबोर्ड, दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ ई-वे बिल। ओके, तो शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूए बिल पे आएंगे और जनरेट न्यू बोल के जो ऑप्शन है ये ऑप्शन क्लिक करेंगे, अगर आपको सिंगल यूए बिल इशू करना है तो। टू ऑल माय स्टूडेंट्स, आप लोग का आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है आवाज। हाँ सर। तो डैशबोर्ड में जाके कहाँ क्लिक करना समझ में आया आप लोग को? कहाँ क्लिक करना है हम लोग? जनरेट न्यू, यूए बिल के अंदर जनरेट न्यू। तो ये आपका यूए बिल का ऑफिशियल यूए बिल का कहानी है जो आपको समझना है करके, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो सप्लाई टाइप, तो आप सप्लायर हो और यूए बिल इशू करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, तो आप सिलेक्ट करोगे आउटवर्ड। क्या सिलेक्ट करोगे आप? आउटवर्ड। आप कौन हो? सप्लायर। आप सप्लायर हो और आपको यूए बिल इशू करने का मिला, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? आउटवर्ड। फिर और एज ए बायर बन के आप क्या करोगे? इनवर्ड को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सब टाइप बोल के बहुत सारा है, तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे सप्लाई। पहले समझ लो, मैं सारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये कब कब ये दरकार होगा ऑल दैट। तो हम लोग का जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग का क्या बोलूं मतलब सिलेक्शन होता है फॉर यूए बिल, वो ये रहता है सप्लाई टाइप आउटवर्ड एंड सब टाइप क्या रहता है? सप्लाई। ये रहता है हम लोग का मोस्ट ऑफ द टाइम का। समझ में आया बात? आया ना? तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग भरेंगे, कैसे इसको भरा जाता है। तो गाइस सबसे पहले एक नॉर्मल हम लोग देख लेते हैं, नॉर्मल मतलब एक क्या बोलूं मतलब एक नॉर्मल यूए बिल देख लेते हैं, फिर इसके अंदर जो वैरायटी होता है वो वैरायटी हम लोग एक करके आप लोग को दिखाएंगे।
अच्छा टैली से স্যার ये একটা কোশ্চেন আছে। बोलो। বলছি যে ওই যখন সাপ্লায়ার ইস্যু করবে ইউএ বিলটা, তখন আপনি বললেন সাপ্লায়ার টাইপটা আউটওয়ার্ড হবে, এর যখন রেসিপিয়েন্ট ইস্যু করবে তখন কি ইনওয়ার্ড হবে? हाँ सर ये तो बोल तो दिए कि परचेस के टाइम पे इनवर्ड আর होगा। তারপরে যদি রেসিপিয়েন্টটা যখন ইনওয়ার্ড হয় তখন সাব টাইপটা কি ওই সাপ্লাই হবে, না পরে লাস্টের দুটো অপশনের মধ্যে কোনো একটা কিছু হবে? नहीं यहाँ पे देखना पड़ेगा क्यों आप कर रहे हो, मतलब आपको क्या चीज के लिए दरकार है। तो आप लोग क्या, सप्लाई तो ऑलवेज ही आउटवर्ड के साथ ही होता है, इनवर्ड के साथ सप्लाई नहीं होगा। इनवर्ड पे देखो आप देखो चेंज हो गया, तो इनवर्ड पे आपको कुछ भी हो सकता है आपका जो सब टाइप है। तो यहाँ पे इतना फालतू है ना गवर्नमेंट का साइड का, ये पूरा पेज इधर जाता भी नहीं। Sorry। हाँ जी। तो गाइज सर यहाँ पे देखना पड़ेगा, सप्लाई भी हो सकता है, आप अगर बाय कर रहे हो तो सप्लाई भी हो सकता है, आपका कस्टमर सप्लाई रिटर्न कर रिटर्न भी हो सकता है। आएगा सर यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन हम लोग करेंगे, पहले मुझे नॉर्मल सिलेक्शन करने दो सर, उसके बाद में आप लोगों को अच्छा सारा सर। वैरायटी को मैं बता रहा हूँ किसमें क्या होगा ये होगा ना। ठीक है। ये पूरा क्यों नहीं जा रहा भाई, ये तो पूरा जाना चाहिए, तो ये जैसे क्यों हो रहा है, ये इसके बाहर भी कुछ है। ऐसे चाय पियो सुबह, तो हम इतने दिन में कौन सा भाषाएं बोल रहे थे, हम बोल रहे हैं पूरा क्यों नहीं, मतलब ये पूरा इसके अंदर छुपा हुआ है, तुम पूछ रहे हो पूरा क्यों नहीं आ रहा है। तो हम तो वही सोच रहे हैं भाई व्यूज पूरा क्यों नहीं आ रहा है, प्रोजेक्टर के लिए नहीं आ रहा है कि बस यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप मुझे सिलेक्ट करना है। जब यार क्या प्रॉब्लम है उसको व्यूज का, क्या एरो क्या होगा उससे, ये आया ठीक है चलो, टैप से ही आएगा, चलो कोई बात नहीं। guys, देखो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, तो जो भाई साहब पूछा था थोड़ी देर पहले कि सर अगर हम लोग 25 के सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या सिलेक्ट करेंगे, तो सप्लाई भी हो सकता है आपका, क्या बोलते हैं यहाँ पे वो हट गया ना, सेल्स रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, सेल्स रिटर्न मतलब आप गुड्स को रिसीव करो तो आपके लिए वो इनवर्ट सप्लाई होगा। कोई सप्लायर मतलब आप किसी मान लो अनरजिस्टर्ड कस्टमर को सेल किए हो और बिल अमाउंट है मान लो 1 लाख के ऊपर, तो ये बिल रहेगा। हाँ या ना? आप रजिस्टर्ड हो, आपने सप्लाई किए हो और बिल वैल्यू है 1 लाख के ऊपर, तो क्या आपका ये बिल रहेगा? सर आप किसी को भी बिल दो फर्क नहीं पड़ता, ये बिल डिपेंड करते हैं आपके अमाउंट के ऊपर। आप रजिस्टर्ड हो, आपका कस्टमर रजिस्टर्ड हो ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो सेल्स रिटर्न हो रहा है और जो रिटर्न अमाउंट है वो भी मान लो 1 लाख के ऊपर ही हो रहा है, पूरा सेल्स रिटर्न हो गया, तो क्या उसके लिए हम लोग को क्या ये बिल दरकार होगा? दैट इज द क्वेश्चन, क्या उसके लिए ये बिल का दरकार होगा? गाइस याद रखना, ये बिल जो है वो गुड्स का मूवमेंट के लिए होता है, सेल परचेस के लिए नहीं होता है। गुड्स का मूवमेंट समझते हो ना, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ओके चलो एक और एग्जांपल में लेता हूँ, ऑनलाइन वाला आप लोगों को समझ में आया पूरा? एवरीवन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस सर। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोग के लिए कि सर सपोज मान लो मेरा गोडाउन है हावड़ा पे, ओके, और मैं एक नया गोडाउन ले लिया है मान लो भवानीपुर, तो मेरा ये टारगेट है कि हावड़ा से सारा सामान जो है वो हावड़ा से भवानीपुर गोडाउन में शिफ्ट करना है। हावड़ा वाला गोडाउन भी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, भवानीपुर वाला भी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, मतलब दोनों के ओनर हम ही है। मुझे टेम्पो भाड़ा करना है और हावड़ा गोडाउन का जितना सारा सामान है वो सारा सामान हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करके यहाँ से वहां लेके जाएंगे। पहले बोले एग्जाम्पल समझ में आया? बेसिकली पैकेट्स एंड मूवर्स टाइप टास्क हो रहा है, मतलब दुकान शिफ्ट हो रहा है या गोडाउन शिफ्ट हो रहा है या सिचुएशन शिफ्ट हो रहा है। एग्जाम्पल सबको क्लियर है?
और गोडाउन में हर एक लॉट में जो माल में चढ़ा रहा हूँ टेम्पो में, उस दाम है, उस लॉट का साइज है 1 लाख से ऊपर। मतलब टेम्पो जितना बार माल लोड करके लेके जा रहा है 1 लाख से ऊपर का सामान लेके जा रहा है। बस मेरा टारगेट होगा कम से कम ट्रिप में वो कंप्लीट करे, क्योंकि टेम्पो जितना ट्रिप करेंगे उतना उसको पैसा देना पड़ेगा। ओके, तुम ना रात को सोया करो, मैं बोल रहा हूँ, या डॉक्टर दिखाओ कि भाई बैठे बैठे कौन सो जाता है। ये तो लास्ट 1 साल से नोटिस कर रहा हूँ मैं। कोई प्रॉब्लम है, मतलब वीकनेस है तुम्हारे भीतर कोई? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। डू यू फील एनी काइंड ऑफ वीकनेस? एज कितना है तुम्हारा? 23। तो इस एज में भाई साहब दौड़ने का एज है, पूरा इलेक्शन कैच करने का एज है। अब तुम इस एज में आके 10 बजे सो जाते हो। घर पे टाइमली डिनर किया करो, रात को सोया करो। इट्स नॉट अ गुड फॉर यू सर। पूरा लाइफ पड़ा है तुम्हारा सामने, समझ रहे हो? नींद क्यों आ जाता है? प्रेशर है ज्यादा? ऑफिस जाते हो? ऑफिस में बहुत मेहनत करते हैं बॉस। हाँ, तो रात कितने बजे जाते हो? घर कितने बजे जाते हो? 8:30 बजे। सोते कब हो रात को? गुड मॉर्निंग उठते सर। कब हो? गुड मॉर्निंग सर। तो थोड़ा सा फैमिली रेस्ट किया करो, ठीक है? इट्स नॉट गुड फॉर यू। ठीक है। सिद्धार्थ, तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ कहना है? हेलो। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चाय वाय पी लो, थोड़ा सा एक्टिव रहो, सो मत जाओ क्लास में। अच्छा गाइस, क्वेश्चन बहुत सिंपल है मेरा। दोनों गोडाउन मेरा है, एक ही शहर में है, और गोडाउन से गोडाउन ट्रांसफर हो रहा है। क्या ये एबल? अच्छा चलो, मान लो मैं साइकिल वैन पे लेके जा रहा हूँ सामान। साइकिल वैन होता है ना, कोलकाता में दिखते हो, अब उसमें सामान लेके जा रहे हैं, कुछ टेम्पो में कुछ उसमें। क्या मेरा ई एबल का दरकार होगा? दैट इज द क्वेश्चन। क्या मेरा ई एबल का दरकार होगा? नहीं सर। ऑनलाइन पे जितना सारा लोग हो प्लीज। नहीं होगा सर, क्योंकि सेल तो नहीं हो रहा है, गोडाउन से ट्रांसफर हो रहा है। तो गाइस, गोडाउन से ट्रांसफर करने भी होगा सर। एंड द आंसर इज सर होना चाहिए ना, टेम्पो से ले जा रहे थे वो। नहीं, टेम्पो और वैन का बात नहीं मैडम। द थिंग इज ईओबी का दरकार हो, बिकॉज गुड्स मूवमेंट हो रहा है। गाइस, किससे बता सर रहा वो हूँ? कुछ क्राइटेरिया था ना कि 50 सेंटीमीटर, अगर सेम सिटी में है तो 50 सेंटीमीटर से ज्यादा का अगर डिस्टेंस है और ब्रांच में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको सेल ही मानेंगे और ईवे बिल 50 लगेगा उसके लिए। सेंटीमीटर निकी घोड़ा हावड़ा से आई मीन मतलब हावड़ा से मतलब वो distance हमको है। वो किलोमीटर सेंटीमीटर वाला वो ये नहीं है, पर 50 का कुछ था ना क्राइटेरिया। मैडम इसमें लगेगा, इसे ईओबी लगेगा, ठीक है? गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, 1 लाख से ऊपर हो रहा है तो लगेगा, ठीक है? हाँ। तो दिस इज द केस ऑफ ईओबी। स्टूडेंट अक्सर गलती करता है कि सेल परचेज समझ लेता है। दैट सेल परचेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट इज गुड्स का मूवमेंट। अगर गुड्स मूव कर रहा है और मूवमेंट का वैल्यू अगर 1 लाख से ऊपर हो रहा है विद इन द स्टेट, तो आपको क्या दरकार होगा? ईओबी दरकार होगा। स्टेट से बाहर जाएगा तो 50,000 से ऊपर होगा तो ईओबी का दरकार होगा। ईओबी अगर इशू ना करो तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। अच्छा, मतलब क्वेश्चन, मतलब तुम्हें ईओबी इशू नहीं करने हैं? नहीं, हम क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। ईओबी इशू नहीं करना मतलब जानबूझ के नहीं करना है कि ऐसे ही, मतलब चलने दो, कोई पकड़ेगा तो दादा को फोन लगा देंगे? करना नहीं है। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चला सकते हो तब तक जब तक पकड़े नहीं जाओगे। जिस दिन पकड़े जाओगे गाड़ी भी अंदर जाएगा। कुछ अगर कांड कर लियो बेटा, तुम्हें भी अंदर जाना पड़ेगा। ओके, इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो ये बिल अगर इशू नहीं करते हो तो तुम बोलोगे पुलिस मुझे कुछ नहीं कर सकता। मत करो, कोई कुछ नहीं रोकने जाएगा। हाँ, तो हम बोल रहे हैं ना, अगर गुड्स अगर रास्ते में राह रोक ले तो सो के, अगर रोक लिया जाता है, पूछा जाता है तो जब्त कर लिया जाएगा। और अगर ये बिल इशू नहीं करते तो ऑडिटर आके आपको सवाल पूछेगा कि भाई मूवमेंट हुआ तो वो बिल कहाँ है? तो क्वेश्चन अरेज हो सकता है, ठीक है? ये बिल वैलिडिटी होता है गुड्स का। अगर ये बिल नहीं मिलता है तो अथॉरिटी के पास, अथॉरिटी जीएसटी वालों के पास गुड्स को रोक दिया जाने का।
भले सामान का दाम पूरा पे क्यों ना हो। तो इट्स अ फॉर्मेलिटी, कंपल्सन, जो भी मान लो देना पड़ेगा। तो गाइस इतना चीज आप कंफर्म कर लो कि आप लोग को ये बात समझ में आया कि यूए बिल सेल परचेस के लिए दरकार नहीं होता है, किससे दरकार होता है, गुड्स का मूवमेंट के लिए दरकार होता है। डन। तो आउटवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है, इनवर्ड मूवमेंट भी हो सकता है। गाइस सेल्स रिटर्न पे एक तो मूवमेंट ही हो गया ना, तो सेल्स रिटर्न के टाइम पे भी आपको यूए बिल दरकार हो सकता है। इवन परचेस रिटर्न पे भी दरकार हो सकता है। आप परचेस रिटर्न कर रहे हो सर, परचेस रिटर्न में मतलब परचेस रिटर्न इनवर्ड की आउटवर्ड सप्लाई हो जाएगा, एक तो आउटवर्ड सप्लाई हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे सब टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो परचेस रिटर्न एक तरह का क्या है, एक तरह का आपका रिटर्न हो रहा है, तो या तो आप उसको सप्लाई सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप अदर्स में जाके, देखो ऊपर एक ऑप्शन है अदर्स बोलते हैं, अदर्स है ना, तो ये अदर्स में जाके आप चाहो तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो क्या डिस्प्ले दे रहे हो। ठीक है, तो गाइस ये सबसे पहले क्लियर हुआ, पहले ही बात बोलो ये सिलेक्शन वाला। तो अच्छा ये जॉब वर्क एंड ऑल दैट, इसके बारे में मैं आ रहा हूँ, पहले नॉर्मली करने को, फिर मैं इसको एसटीडी सीकेडी का मतलब क्या है मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हुआ सबका। तो आपका मार्केट में 90% केस में आउटवर्ड सप्लाई ये दोनों लगेगा। सर सर ये जो बिल, ये जो गोडाउन ट्रांसफर हो रहा है, गोडाउन से सामान जो ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सिर्फ रजिस्टर्ड लोगों के लिए ही होगा ना, वही तो ये बिल इशू कर सकते हैं। हाँ मैडम, मतलब ट्रांसफर करने के लिए। रजिस्टर्ड लोग के लिए होगा मैडम। अच्छा, और वो सर वो सब टाइप वो अदर्स में क्या बोले थे, एक बार बता दीजिए सर, समझ में नहीं आया। सप्लाई, वो सप्लाई होगा, फिलहाल के लिए तो सप्लाई हम लोग करेंगे। ठीक है, सप्लाई मतलब गोडाउन ट्रांसफर के लिए आपको आदत करना पड़ेगा। जब गोडाउन ट्रांसफर करोगे तो वो सप्लाई मत करना, सप्लाई करोगे तो सप्लाई मान लिया जाएगा, वो आदत से जाएगा गोडाउन ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ठीक है, नहीं तो आपका वो सेल माना जाएगा और आपका लाइबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो गोडाउन ट्रांसफर मतलब सेम ही स्टेट के अंदर मेरा सामान मेरा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ब्रांच ट्रांसफर इज डिफरेंट। ब्रांच ट्रांसफर का सप्लाई माना जाता है, मैं कोलकाता से दिल्ली सामान भेज रहा हूँ, दोनों ही मेरा एंटिटी है, वो सप्लाई माना जाएगा। लेकिन सेम स्टेट के अंदर मेरा एक गोडाउन से दूसरा गोडाउन ट्रांसफर कर रहा हूँ, सर आई एम नॉट डूइंग एनी सेल, इट्स अ ट्रांसफर ओनली, तो उसमें आप लोग गोडाउन ट्रांसफर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा हूँ मैं एक एक करके, मैं आप लोग को सारी चीज समझा रहा हूँ, देखो मैं आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आप लोग ये कॉम्बिनेशन देख लो, ये जो कॉम्बिनेशन आउटवर्ड है एंड आपका टैक्स इनवॉइस है, और ये क्या करना है हम लोग का सप्लाई करना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट नंबर मतलब होता है इनवॉइस नंबर। ओके, याद रखना यहाँ पे एक इनवॉइस से मतलब एक नंबर से एक ही बार ये बिल जनरेट हो सकता है। आज अगर कोई ये बिल जनरेट करके कैंसिल कर दे रहे हो और एक फ्रेश ये बिल इशू करना चाहते हो, तो वो जो पुराना इनवॉइस नंबर है उससे नहीं हो पाएगा, तो इनवॉइस भी आपको दूसरा नंबर देना पड़ता है। ये झमेला मार्केट में होता है। कैसे, सर सामान रास्ते से आ रहा था, गाड़ी खराब हो गया, तो ये बिल का वैलिडिटी रहता है 2 दिन 3 दिन वैलिडिटी रहता है, तो 2-3 दिन के बाद ये बिल ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाता है। तो फ्रेश ये बिल जब हम लोग इशू करने जाएंगे तो पुराना वो डॉक्यूमेंट से नहीं होगा। 72 आवर्स रहता है, 72 आवर्स मतलब कितना दिन होता है, 3 डेज, मैक्सिमम 3 डेज होता है अगर डिस्टेंस ज्यादा हो तो। ठीक है, तो गाइज डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। ओके, तो गाइज आप मान लो सिलीगुड़ी से कोलकाता सामान लेके आ रहे हो तो 2 दिन मैक्सिमम है। अब राजस्थान से कोलकाता सामान लेके आओगे तो वो तो 2 दिन में थोड़ी होगा, इट टेक्स टाइम ना। तो गाइज डॉक्यूमेंट नंबर का मतलब समझ में आया, इट्स इनवॉइस नंबर, वैलिड इनवॉइस नंबर, और एक यूए बिल पे एक इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, लोग वोट दे क्लास करने आ गए। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग 001 फिलहाल के लिए इनवॉइस नंबर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे डेट देख रहे हो 10/4, आज का डेट है क्या, 10/4, तो आज का डेट का ये ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है हम लोग का, ट्रांजैक्शन टाइप हम लोग को लेना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन टाइप पे हम सबसे पहले रेगुलर को लेकर, ये 4 चीज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इससे कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा। ठीक है,
तो हम लोग फॉर द टाइमिंग रेगुलर लेते हैं। गाइस मैं बाकी तीनों को मैं आंसर दे रहा हूँ, पहले मुझे एक करने दो, फिर बाकी तीनों का आंसर दे दो, समझे? आप लोग तो रेगुलर रख दिया हम लोग। ओके, तो सबसे पहले आप लोग के यहाँ पे नेम देना पड़ेगा जहां से बिल हो रहा है, जहां से क्या हो रहा है, बिल हो रहा है, मतलब बिलिंग एड्रेस जहां से बिल बन रहा है। तो ये सप्लायर का रहेगा, तो सप्लायर का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, तो मैं नाम दे रहा हूं। ठीक है, ओके। डिस्पैच मतलब सामान जहां से डिस्पैच हो रहा है। तो आप अगर ये ट्रांजैक्शन टाइप पहला वाला लिए हो, ट्रांजैक्शन टाइप अगर रेगुलर वाला लेते हो, तो डिस्पैच का जो एड्रेस होगा वो बाय डिफॉल्ट आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होगा। प्लीज कोई अपना मन में क्वेश्चन ये मत टपकना अभी कि सर मान लीजिए मेरा ऑफिस हावड़ा पे, जो सामान बड़ा बाजार से ले रहा हूं, मैं आ रहा हूँ उस कॉम्बिनेशन में। एक करके मुझे बोलो, और बोलने के अंदर मत बोलो, लोग कंफ्यूज हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कॉम्बिनेशन है आउटवर्ड सप्लाई, सब टाइप सप्लाई एंड ट्रांजैक्शन टाइप क्या है हम लोग का, रेगुलर। अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन रहा तो ये जो डिस्पैच का एड्रेस होगा ये आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होगा। ये तो मैं हाथ से डाला भी नहीं, ऑटोमेटिक आ, ठीक है। और ये डिटेल्स होगा उनका जिनके ऊपर आप ये बिल इशू कर, 0788, ठीक है। ये भी देखो एड्रेस ऑटोमेटिक ले लिया, क्लियर। तो कोलकाता से दिल्ली सामान जा रहा है, ओके। तो ये जहां पे बिल हो रहा है, मतलब जो जिसका नाम पे बिल बन रहा है, और ये उसका रजिस्टर्ड एड्रेस जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ये एड्रेस हाथ से डाला कि नाम देने से ऑटोमेटिक डाला, मतलब ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है पोर्टल में अगेंस्ट जीएसटी नंबर। ये आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपने क्या सिलेक्ट किया हो, आउटवर्ड सप्लाई सप्लाई मतलब सेल, इनवर्स नंबर जो देना है देना, टैक्स इनवर्स इशू कर रहे हो आप, एंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, ट्रांजेक्शन टाइप में क्या ले रहे हो, रेगुलर। ये कॉम्बिनेशन सबको समझ में आया? नीचे का पार्ट दिखा रहा हूँ, ये नीचे का पार्ट ऑलवेज सेम रहेगा। आप इनवर्स देख देख के आप क्या प्रोडक्ट डाले हो, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका वैल्यू जीएसटी आपको डालना पड़ेगा। ये कहाँ से आएगा इन्फॉर्मेशन, फ्रॉम इनवर्स आएगा। गाइस मान लो आप क्या भेज रहे हो, मान लो आप कोई सामान भेज रहे हो, जैसे कि मान लो रेडियो मोनिफिकेशन क्या भेजता है, क्लोज विद ड्रेस भेज रहा था, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट नेम का ड्रेस, डिस्क्रिप्शन क्लोज, एचएसएन 6006 जो वो था वो, क्वांटिटी 20 तो जो भी था, यूनिट पीसेस, टैक्सेबल वैल्यू मतलब एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी ऐड करके ऐड, दूसरा प्रोडक्ट के लिए प्लस करके ऐसे करके ऐड करते जाना। तो एक बिल में जितना सामान रहेगा ऐड करके आपको यहाँ पे लिखना है। समझ लो के वाला पार्ट ले ले रहे वो बहुत, मतलब जितना डालोगे ले ले, ठीक है। तो 38 बिल का था ना, वो भी ले लेगा, पूरा ले लेगा। इसलिए लोग टैली से करते, बिकॉज टैली से क्या होता है, ये चीज करंट नहीं करना पड़ता। टैली पे तो ऑलरेडी हम लोग एंट्री कर चुके हैं ना। अब तुम सोच के देखो, टैली पे ऑलरेडी एंट्री हो चुका है, अब फिर से अगर हाथ से आप अगर लिखने जाओगे तो डबल मेहनत हो जाएगा। वाइब्रेशन का ऐसा भी बहुत सारा बिल था जिसमें एक बिल में 15 आइटम, 20 आइटम, 30 आइटम था, तो वो तो टैली में ऑलरेडी आप एंट्री कर लियो पेशेंस के साथ। अब दोबारा ये चीज यहाँ पे करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए टैली से जीएसएन फाइल एक्सपोर्ट करते हैं और जीएसएन से डायरेक्ट अपलोड करने से ले लेता है, वो कर लेंगे बाद में, नॉट अ बिग डील। सबसे पहले बोले ये वाला पार्ट समझ में आगे नहीं आया गाइस। यहाँ तक था पार्ट ए ऑफ द यूए बिल। ट्रांसपोर्ट होता है पार्ट बी, एक यूए बिल का दो पार्ट होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट बी होता है ट्रांसपोर्टेशन डिटेल। तो ऑल माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग को ये कॉम्बिनेशन समझ में आया? आप लोग के मन में क्वेश्चन से, आई नो दैट, मैं एक करके सारा क्वेश्चन का आंसर दूंगा, उससे पहले आप बोलो ये समझ में आया आप लोग को? पार्ट ए तक समझ में आया सबको? हाँ सर। अच्छा, पार्ट बी क्या है हम लोग का? इट्स ट्रांसपोर्टर डिटेल्स, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स, ओके। तो ट्रांसपोर्टर नेम मतलब जो गाड़ी कंपनी का जो नाम है उसका नाम और उसका जीएसटी नंबर। ट्रांसपोर्ट आईडी क्या होता है?
जीएसटी नंबर और उसका ट्रांसपोर्टर एनरोलमेंट आईडी देना पड़ेगा। ओके, एंड देन उसके बाद रोड से जाएगा तो रोड, रेलवे रेलवे, एयर शिप। ओके, व्हीकल टाइप रेगुलर जो नॉर्मल व्हीकल होता है, जो कंटेनर वाला होता है वो होता है ओवर डायमेंशनल कार्गो, जहाँ पे ओवरलोड चढ़ते हैं, उसके लिए अलग से आपको परमिशन लेना पड़ता है। अब समझते हो ना कि गाड़ी का जो साइज होता है उसके ऊपर नॉर्मल जो ट्रक होता है वो नॉर्मल ट्रक है। अब जो 18 चक्का वाला 20-22 चक्का वाला जो ट्रक जाता है वो ओवर डायमेंशनल होता है, इनलैंड कंटेनर जो होता है, तो उसमें अगर आपको ये लेना पड़ेगा। अच्छा, व्हीकल नंबर मतलब व्हीकल का आरसी नंबर, गाड़ी का आरसी नंबर होता है तो आरसी नंबर। एंड ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट डेट मतलब ये ट्रांसपोर्टर का जो बिल्टी होता है, आप लोग को बिल्टी का नाम सुने हो, ट्रांसपोर्टर जो भाड़ा लेने के लिए जो इशू करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बिल्टी। ये बिल्टी नंबर एंड डेट देना पड़ेगा। तो मार्केट में 90% केस में ट्रांसपोर्टर क्या बोलते हैं पता है, ये पार्ट भरने का मना कर देता है। वो बोलता है कि आप खाली पार्ट ए तक भर के मुझे एक ये बिल का नंबर आता है, वो नंबर मुझे दे दीजिए, फिर मैं पार्ट भी भर लूंगी। बिकॉज आपका सामान कौन सा ट्रैक में चढ़ेगा वो मुझे अभी नहीं पता, वो तो मेरा अवेलेबिलिटी चेक करके आपको देना पड़ा। आप मेरा गोडाउन तक लेके आए हो सामान, या आपका जगह से मुझे पिक करना है, तो मैं कौन सा ट्रक भेजूंगा, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू से दैट। तो इसलिए ट्रांसपोर्टर बोलते हैं कि ये सब चीजें मत भरिए, बिकॉज नंबर अगर गड़बड़ हो जाएगा तो कैंसिल करना मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको इनवॉइस चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ट्रांसपोर्टर बोलते हैं कि पार्ट ही भर के दो, पार्ट भी हम अपने आप भर। अगर ट्रांसपोर्टर ने अपना सारा चीज आपको दे दिया, मतलब उसका जीएसटी नंबर, उसका गाड़ी का आरसी नंबर समझते हो ना, गाड़ी का जो नंबर होता है, वो अगर सब कुछ अगर दे दिया है तो आप भर सकते हो, नहीं तो पार्ट भी आप मत भरो, पार्ट भी कौन भरेगा, ट्रांसपोर्टर भरेगा। तो गाइस, ये जो आइटम डिटेल्स और ये ट्रांसपोर्टर डिटेल्स का जो पार्ट है ये ऑलवेज सेम रहेगा, मतलब ऊपर जब भी मैं कॉम्बिनेशन चेंज करूंगा इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। क्या? तो उसको एनरोलमेंट करना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्टर को एनरोल करना पड़ेगा। ओके, उसका एनरोलमेंट आईडी आता है, एक सेकंड आ रहा हूँ, उसके एनरोलमेंट आईडी होता है, जीएसटी नंबर या फिर ट्रांसपोर्टर एनरोलमेंट आईडी। वो एनरोलमेंट आईडी जनरेट करें तो रास्ते में चलने नहीं देगा उसको। अनलिस्टेड हो थोड़ा बिग डील, बट वो आईडी जनरेट करना होता है, वो लोग आईडी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए, ऑनलाइन पे काफी सारा डाउट्स लग रहे आ रहे हैं, बोलिए। ट्रांसपोर्टर नेम जो होगा, जो गाड़ी का मालिक है वो उसका नाम होगा? कंपनी का नाम, गाड़ी का कंपनी का नाम, मालिक का नाम भी हो सकता है या उसका कोई कंपनी नेम है तो भी। गाड़ी का जो कंपनी है उसका नेम। और ये ट्रांसपोर्टर लास्ट वाला जो आप बोले हैं ना, ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट, वो वाला मुझे समझ नहीं है। बिल्टी मतलब ट्रांसपोर्टर जो भाड़ा लेता है उसके लिए ट्रांसपोर्टर से इनवॉइस इशू करता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिल्टी, जिसमें ट्रांसपोर्टर अपना भाड़ा लेता है, उसका नंबर है। ठीक है सर। कंसाइनमेंट तो उसका अच्छा वाला नाम है, बट बिल्टी हम लोग बोलते उसका रेगुलर जो टर्म हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सबको पहला स्टेज समझ में आया आप लोग का? हाँ बोलो सर। ये तो पार्ट है डॉक्यूमेंट्स है, वो तो बिजनेस फिलअप करता है, मतलब जो ट्रांसपोर्ट कराता है। हाँ। और ट्रांसपोर्टर का जो पार्ट भी जो है ना, तो हाँ। वो इंफॉर्मेशन में फॉरवर्ड कैसे करूँ? उसका इंफॉर्मेशन मतलब पार्ट बी का इंफॉर्मेशन में ट्रांसपोर्टर को दूं कैसे? तुम्हें पार्टी जनरेट करके पार्टी डाल के सबमिट करना, ठीक है? और वो पार्ट ए का इंफॉर्मेशन एक्सेस कैसे करेगा? तुम सुन लो ना, पहले पार्ट बी को सबमिट जब करोगे एक नंबर आएगा, ठीक है? जैसे तुम सबमिट करोगे तो सिस्टम से एक नंबर आएगा, ये बिल नंबर बोलते हैं उसको, ठीक है? वो नंबर तुम्हें ट्रांसपोर्टर को देना पड़ेगा। फिर ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, अपना जो लॉगिन आईडी है वो ओपन करेगा, और ट्रांसपोर्टर अपने ये बिल लॉगिन ओपन करेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आता है अपडेट पार्ट बी, ठीक है? तो वो ये वाला ऑप्शन क्लिक करके यहाँ पे आपको जो ये बिल नंबर दिए हो वो डाल के वो गो करेगा, फिर से आपको ये बिल उसके सामने आ जाएगा। फिर वो अपने हिसाब से गाड़ी का नंबर, गाड़ी का बिलिंग डॉक्यूमेंट डेट सब वो भर लेगा। जी सर, ठीक है सर। समझ में आया? तो 90% केस में ट्रांसपोर्टर बोलते हैं हाँ सर। ट्रांसपोर्टर डिटेल्स आप मत भरो। लॉजिक है भाई, मेरे पास 10 व्हीकल है, अब तुम्हारा सामान कौन सा व्हीकल लेके जाएगा
तुम मुझसे आके बोलो सर गाड़ी है, हमने बोला हाँ है, नहीं मेरा सामान कोलकाता से चेन्नई लेके जाना है, हम लोग चला जाएगा। कब लेना है बोलो सर, आप सामान को पिकअप करना है, ठीक है चला जाएगा गाड़ी। मुझे पता है कि मेरे पास 10 तो व्हीकल है, कोई ना कोई एक तो पक्का लेके जाए, बट जब तुम मुझसे बात करने आए हो तब आई रियली डोंट नो कि कौन सा गाड़ी मैं भेजूं, वो तो अवेलेबिलिटी के ऊपर ये होगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि सर आप इनवॉइस रेडी रखिए और यूए बिल का जो पार्ट ए है वो खाली आप भर के रेडी रखिए, पार्ट बी में अपने आप अपलोड करिए। तो आप क्या करोगे, इनवॉइस के साथ वो जो यूए बिल नंबर है वो मुझे सेंड करोगे, फिर मैं क्या करूंगा, अपना यूए बिल पोर्टल में लॉग इन करके मैं इसमें आऊंगा, यूए बिल में आके यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो, अपडेट पार्ट बी और व्हीकल, मैं इसमें आऊंगा, इसमें आके यूए बिल नंबर डाल के गो करूंगा तो यूए बिल मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सर, क्लियर। बाद में भी लोग ऑनलाइन में कंफर्म करो, ये अपडेट वाला कहानी समझ में आया? यस सर। कोई किसी का शक है, सवाल? ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो दूसरा कॉम्बिनेशन ध्यान से देखिए, तो आउटवर्ड ही रख रहा हूं, सप्लाई रख रहा हूं, टैक्स टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप टैक्स इनवॉइस, ये आएगा। अब इसमें जो केस है, ये वाला केस में देखो, केस 2 जो है बिल टू शिफ्ट टू। बिल टू शिफ्ट टू का मतलब होता है कि आपका जो पार्टी है वो पार्टी मान लो हैदराबाद से, ओके, आपका पार्टी कहां से है, हैदराबाद से है। साइलेंस करके फिर बजेगा, ठीक है। जब भी क्लासरूम में कोई सेमिनार में अटेंड करोगे मोबाइल फोन छूट गया ना वाइब्रेट। अच्छा, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग हैदराबाद का पार्टी के नाम बिल इशू करोगे, और वो पार्टी का रिक्वेस्ट है, वो पार्टी बोल रहे हैं सर बिल आप हैदराबाद भेजिए बट सामान को हैदराबाद मत भेजिए, सामान को आप उड़ीसा भेजिए, मुझे वही दरकार है सामान। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर ऐसा क्लाइंट का रिक्वेस्ट आया, ऐसा क्लाइंट का अगर रिक्वेस्ट आया, तो आप लोग इस केस में ये सिलेक्ट करोगे, बिल टू एंड शिफ्ट टू। इससे क्या होगा, जैसे आप बिल टू शिफ्ट टू कॉन्सेप्ट सिलेक्ट करोगे, ये नीचे आके आपका पार्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे फिर से मैं रजिस्टर नंबर अगर मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये दिल्ली का एड्रेस आ गया ना। अब ये देखो पिन कोड सब चेंज हो जाएगा, ये एड्रेस आपको पूरा चेंज करना है। पहले कहाँ पे एड्रेस डालना है, यहाँ पे उड़ीसा वाला एड्रेस। तो बिलिंग होगा आपका, वहां पे हैदराबाद बोला तो चलो यहाँ पे दिल्ली ले लेते हैं, तो बिलिंग होगा आपका दिल्ली का और गुड्स डिलीवर्ड होगा आपका उड़ीसा हैदराबाद जो चल रहा है, उस स्टेट का नहीं है, किस और जगह पे। तो अगर क्लाइंट ऐसा रिक्वेस्ट करे कि बिलिंग मेरे पास आना चाहिए और डिलीवरी मेरे पास नहीं होना है, डिलीवरी कहीं और होना है, तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे बिल टू शिफ्ट टू। सबको ये बिल टू शिफ्ट टू समझ में आया? तो ऑल माय स्टूडेंट्स ऑनलाइन, जो लोग ऑनलाइन हो, सर एक बार Yes, कीजिए sir. सर। सर बिल टू शिफ्ट टू का मतलब होता है आपका क्लाइंट जो है वो आपको बोले है कि मेरा जो सामान है वो सामान मुझे अपना ऑफिस में नहीं चाहिए, किसी और लोकेशन में चाहिए। मान लो मेरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो लाल बाजार में है, मतलब ये गलोसी पे है जहाँ से मेरा एडमिन संभाला जाता है, और मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मान लो धुलागढ़ पे है, काफी डिस्टेंस है यहाँ से। तो मैं जो पार्टी को ऑर्डर दिया हूँ सामान के लिए, उस पार्टी को हम बोले कि देखिए सर बिल जो बनेगा सामान का, वो बिल मेरा एचओ में आना चाहिए, ये लाल बाजार में आना चाहिए, बट सामान यहाँ पे मत लेके आइएगा, सामान सीधा मेरा डिलीवर करिएगा वो धुलागढ़ पे है। तो धुलागढ़ का पिन कोड अलग है, यहाँ का पिन कोड अलग है, तो बिल यहाँ आएगा, सामान जाएगा धुलागढ़ पे। ऐसा अगर कोई क्लाइंट का रिक्वेस्ट आए, ऐसा अगर कोई मतलब फॉर्मेलिटीज आए, जो भी आए, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे, बिल टू शिफ्ट टू। आप क्या सिलेक्ट करोगे, बिल टू एंड शिफ्ट। क्लियर एवरीवन, टू ऑल माय स्टूडेंट्स? यस यस सर। अब सर थर्ड वाला केस क्या है, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। हाँ यस। ये थर्ड वाला उल्टा सोच रहा है, क्लाइंट ने कुछ नहीं बोला बट मेरा 2 गोडाउन है,
मेरा 2 गोडाउन है, एक मान लो कोलकाता में है और एक मान लो दूलागढ़ पे ही है। तो सामान जो मैं भेजूंगा वो दूलागढ़ से भेजूंगा, बट बिल में बनाऊंगा यहाँ से। हो सकता है ऐसा, मेरा दिल्ली से एक ऑर्डर आया, जो सामान दिल्ली में मुझे, अच्छा आई एम द सप्लायर, हार्ड वाला केस से यू आर द सप्लायर, आपके पास सेल्स ऑर्डर आया, आपको सामान बेचना है। तो मेरे पास सेल्स ऑर्डर आया, मुझे सामान बेचना है, कहाँ बेचना है? दिल्ली में बेचना है। तो जो सामान दिल्ली मुझे भेजना है वो सामान मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे ऑफिस में नहीं है। मेरा जो दूसरा गोडाउन है रूलागढ़ पे, वहां अवेलेबल है। तो उस केस में हम लोग सिलेक्ट करेंगे बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, मतलब बिल जो होगा वो मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस से होगा, गुड्स जो पिक करेंगे हम वो दूलागढ़ से। जस्ट उल्टा, उसमें क्लाइंट का अलग था, इसमें सप्लायर का अलग है। सामान जहां से उठाना होता है, जहां सामान पिकअप किया जाता है, ठीक है। गाइस थर्ड वाला समझ में आया? मेरा फेवरेट है लास्ट वाला, कॉम्बिनेशन 2 and 3। कॉम्बिनेशन 2 and 3 क्या है मैं समझा रहा हूँ। उससे पहले बोलो रेगुलर, बिल टू शिफ्ट टू एंड बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, ये आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे। ये आइडेंटिफाई करना है क्लाइंट का रिक्वेस्ट को ऊपर बेस करके। क्लाइंट जो आपको रिक्वेस्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्लाइंट आपको क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। मतलब क्लाइंट आपको वो सामान कहां से कहां लेके जाने बोल रहा है। दोस्तों समझ में आया आप लोग को? हाँ ना? तो ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑल माय फ्रेंड्स, Yes, sir. Yes, sir. सर श्योर? हेलो सर, हाँ, डील yes, फ्रॉम sir. डिस्पैच फ्रॉम थोड़ा बताइए ना। सर बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम का मतलब है कि आपका जो सामान है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको ऑफिस में नहीं है, आपको वो सामान कहीं और से लेके देना होगा क्लाइंट को, आपका कस्टमर को। तो आपका जो सामान डिलीवर होगा वो आपका ऑफिस से पिक नहीं होगा, वो कहीं और जगह से होगा। तो बिल आप बनाओगे अपना एचओ से, अपना ऑफिस से, बट सामान जो डिस्पैच आप करोगे वो अपना ऑफिस से नहीं करोगे, वो कोई और लोकेशन से करोगे। होता है ना ऐसा कि सामान मेरे पास नहीं है, किसी और जगह है। ये सबसे पहले क्या होता है पता है? जो लोग इवेंट का काम करते हैं ना, उन लोग के लिए भर भर के होता है। मतलब मान लो एक म्यूजिक सिस्टम, कल एक शादी में हम उसको दिए थे, आज दूसरा पार्टी का रिक्वायरमेंट आया, तो हम क्या करेंगे? उस सामान को लेके फिर उसको डिलीवर करेंगे कि बोलेंगे वही से भेज दो? आप क्या करोगे? ऐसे बिजनेसमैन क्या करोगे? सीजन जो होता है उसमें ऐसा ही चलता है, जहां से सामान खत्म हो गया। जैसे कि पहले जमाने में क्या होता था, तो जनरेटर जो होता था वो बहुत पॉपुलर था। 10-15 साल पहले शादी ब्याह हो तो पावर सप्लाई होने के लिए लोग जनरेटर बाहर करते हैं। तो जब शादी का सीजन चलता था तो उन लोग को टाइम ही नहीं मिलता जनरेटर को ठीक करना ना होता, तो क्या करते थे, एक जगह खत्म होता है, अगले सुबह वहां से कोई दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता। तो उस केस में मैं बिल तो बनाऊंगा मेरा ऑफिस से, लेकिन सामान मेरा ऑफिस से डिलीवर नहीं हो रहा है। सामान डिलीवर कहां से होगा? कोई और जगह से। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आप सामान डिलीवर किसी और जगह से कर रहे हो, तो आप हार्ड वाला कॉम्बिनेशन लेना, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम। समझ में आया? हाँ सर। अब लास्ट का सुन लो, द डेडली कॉम्बिनेशन 2 and 3। एक पॉलिटिकल एग्जांपल लेते हैं, माहौल अभी पॉलिटिकल का है तो पॉलिटिकल एग्जांपल तो बनता ही है। प्रशांत किशोर को पहचान तो भाई साहब काफी चर्चे में है। यस सर। 2015 यस सर। तो बिहार हाँ का सर, जो महागठबंधन हुआ था, दैट इज कुछ बोल रहे थे क्या भाई? पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाते हैं पार्टीज के लिए। हाँ तो सुन लो उसका क्या कहानी है, सुन लो। भाई साहब पिक्चर में आए थे इंडियन पॉलिटिक्स में 2015 से, तब जब बिहार में महागठबंधन हुआ था लालू जी और नीतीश जी के बीच 2015 में। तब बीजेपी हार गया था वहां पे, तो महागठबंधन सत्ता में आए थे एंड और फिर जाके तो बाद में अलायंस टूट गया एंड ऑल दैट, तो बाकी तो सबको पता ही है। तो तब से भाई साहब से जर्नी स्टार्ट हुआ। इस बार जो बंगाल में जो इलेक्शन हो रहा है, तो टीएमसी पार्टी का जो एडवाइजर है वो उनका टीम ही है, वो है उनका टीम। आई थिंक ये बात सबको पता है। तो मान लो मेरा काम है, मेरा काम क्या है? मेरा काम है स्टेज बनाना, मेरा काम है स्टेज बनाना, ठीक है। स्टेज मतलब जो पॉलिटिकल, जैसे कि अभी किसी का रोड शो होगा
तो पहले का जमाना का नियम अलग था, अभी जमाना का नियम चेंज हो। कैसे? उसको फेसबुक लाइव करना पड़ेगा, यूट्यूब लाइव करना पड़ेगा, जहाँ रोड शो रुकेगा वहां पे ऑन द स्पॉट आपको वायरलेस माइक वगैरह देना पड़ेगा ताकि वहां से वो लोग भाषण दे पाए। आई थिंक वी आर ऑल अकस्टम विद दैट। वो जो फूल वगैरह फेंकना होता है, गुब्बारा वगैरह उड़ाना होता है, इट्स ऑल अभी इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट है। बिकॉज कार्यकर्ता को देखो तो कोई गुब्बारा नहीं होगा और वो लोग कर देगा, तो भरोसा नहीं का तो लोग सब इवेंट मैनेजमेंट को देते कि ताकि सिचुएशन सही से हो पाए। तो मान लो मेरा कंपनी ने प्रशांत किशोर एंड टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया दीदी का बंगाल में जितना सारा स्टेज होगा सब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट का इवेंट का जो बात है तो शुरू से ही काम स्टार्ट हो गया। प्रशांत किशोर का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली का है, इज फ्रॉम दिल्ली। काम भले वो कोलकाता का है, कोलकाता इलेक्शन के बाद वो जाएगा पंजाब में, फिर जाएगा जो नेक्स्ट स्टेट इलेक्शन होगा उसका पूरा प्लान फिक्स है। हर साल कोई ना कोई स्टेट इसको मिल जाता है टू गेट द पॉलिटिकल एडवाइजर। और उसका काम क्या है? पॉलिटिकली मैनेज करना, पब्लिक को दुख दर्द समझ के पार्टी का स्ट्रेटेजी प्लान करना। अब रूलिंग वालों पैसा देगा तो रूलिंग के लिए काम करेगा, ऑपोजिशन में पैसा देगा तो ऑपोजिशन के लिए काम करेगा, वो उसका मर्जी, वो किसके लिए काम करे, हम लोग को देखने का मतलब नहीं है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उससे मान लो स्टेज का, मतलब सारा स्टेज जो बनेगा बंगाल में उसका कॉन्ट्रैक्ट मान लो हुआ है, किसके साथ हुआ है? वही पीक के साथ हुआ है। तो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, आई एम फ्रॉम, मान लो आई एम फ्रॉम बॉम्बे, आई एम द रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम बॉम्बे। और प्रशांत किशोर जी कहां से हुआ? फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। और स्टेज जो बनेगा वो बनेगा बंगाल में। इसको समझ रहे हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा कोई बात ही नहीं एक्यूरेट है। तो फर्स्ट जो स्टेज बना, सपोज मान लो ब्रिगेड में स्टेज बन रहा है, बना भी था इस बार संडे संडे करके, हर एक पार्टी अपना अपना वहां पे अपना प्रदर्शन किया है सब ने। तो ब्रिगेड में जब स्टेज बनेगा तो उसमें जो सामान चाहिए वो सामान मुझे लगा कि बॉम्बे से कोलकाता लेके आना थोड़ा दिक्कत की बात है, ऑब्वियस रीजन। स्टेज डेकोरेशन करने में दो दरकार होते, पोडियम, माइक और जो सामान दरकार होता है वो बॉम्बे से लेके आऊंगा तो कैरिंग कॉस्ट बहुत पड़ जाएगा, मेरा प्रॉफिट सारा उसमें चला जाएगा। तो हमने क्या किए, हमने झारखंड का जो नजदीक पड़ते हैं यहाँ से, एक झारखंड का वेंडर कॉन्टेक्ट किए कि आपने सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है सर। कहाँ तक सुनाई हेलो दिया सर। सर वो जो पहले वाला स्टेज वाला बोल रहे थे ना, वहां तक दिल्ली पंजाब से घूमेगा वो, उस वहां तक। अभी आवाज क्लियरली आ रहा है? हाँ हाँ सर, हाँ। तो गाइस एग्जांपल ये है कि आई एम फ्रॉम बॉम्बे, मतलब मेरा काम है इवेंट मैनेज करना, मेरा रजिस्ट्रेशन बॉम्बे में है। मुझे क्लाइंट कहाँ का मिला? मुझे क्लाइंट मिला दिल्ली का, प्रशांत किशोर जी, जो दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है। काम मुझे करना है बंगाल में। तो तीन चीजें अलग अलग हुआ, बायर दिल्ली का है, सेलर बॉम्बे का है, परफॉर्मेंस कोलकाता में हो रहा है। तीन अलग अलग स्टेट है, एक भी नहीं, और सुनिए और भी है। क्या है? और है कि जो सामान मुझे चाहिए परफॉर्मेंस के लिए वो कोलकाता में नहीं है, वो मैं झारखंड से लेके आ रहा हूँ, या मान लो उड़ीसा से लेके आ रहा हूँ, जो मेरा नजदीक है, झारखंड नजदीक में झारखंड से लेके आ रहा हूँ। क्या हो सकता है ऐसे? पहले बोलो, क्या ऐसा माहौल हो सकता है? एग्री करते हो? ऑनलाइन वालों सुनाई दिया आप लोग को? समझ में आया? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ सर, हो सकता है सर, नो डाउट। सर अक्सर होता है ऐसा ही। तो इस केस में आप अकाउंटेंट हो मेरा, और आपका फर्स्ट टास्क मिल गया कि ब्रिगेड में सारा माइक का सामान, स्टेज का सामान 2 दिन 3 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए, बिकॉज 3 दिनों डेकोरेशन करने में टाइम लगेगा और चेकिंग बिकिंग करना एंड ऑल दैट। तो आई एम फ्रॉम बॉम्बे, तो बिल कहां से होगा? बॉम्बे से होगा। अरे बिल कहां से होगा? जहां से मेरा बिल बॉम्बे से होगा। मैं बिल किसको करूंगा? मामूली को थोड़ी करूंगा, मैं तो प्रशांत किशोर को करूंगा। तो वो कहाँ का है? दिल्ली का। मेरा सामान जो डिलीवर करने का वादा हुआ वो बॉम्बे से नहीं हो रहा है, वो कहां से हो रहा है? वो हो रहा है झारखंड से। मान लो रांची से या धनबाद से मैं ले रहा हूँ, रांची से ले लिया, या तो जमशेदपुर से ले लिया, जमशेदपुर थोड़ा और नजदीक है, जमशेदपुर से ले लिया, ठीक है। एंड डिलीवर कहाँ हो रहा है? कोलकाता में हो रहा है। 4 अलग अलग स्टेट का मूवमेंट। तो बिल फ्रॉम
महाराष्ट्र, dispatch from झारखंड, bill to दिल्ली, dispatch to कोलकाता। सेम स्टेट की चार अलग अलग स्टेट, चार अलग अलग। ऐसा हो सकता है? दिस इज एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ईयर बिल, इसके बाहर और कुछ हो नहीं सकता। तो उसके लिए क्या करेंगे सर? ट्रांजैक्शन टाइप में ये लास्ट वाला करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3। इसमें आप हर चीज चेंज कर सकते हो, ये चेंज कर सकते हो, ये चेंज कर सकते हो, ये चेंज, हर चीज आपके पास ऑप्शन। तो ये एक्सट्रीम सिचुएशन तभी होगा जब आपके पास कुछ इस तरह का एक्सट्रीम केस आए। क्या एक्सट्रीम केस आएगा कि बिल इशू करने वाला एक स्टेट का, सामान उठाना अलग स्टेट से, सामान डिलीवरी भी अलग स्टेट से होगा, और बिल जो होगा वो किसी और स्टेट से, मतलब चारों ही अलग अलग। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है। ये बिल के लिए बेसिकली आपको 4 इंफॉर्मेशन लेना है। क्या इंफॉर्मेशन? बिल कहां से हो रहा है, सामान कहां से उठ रहा है, बिल किसके नाम पे बन रहा है, सामान कहां से डिलीवर हो रहा है, कहां पे डिलीवर हो रहा है। यहाँ पे चारों अलग अलग एड्रेस। बिल कहां से हो रहा है? बॉम्बे। सामान कहां से पिक हो रहा है? झारखंड। बिल हो रहा है किनके नाम पे? दिल्ली। और सामान डिलीवर कहां हो रहा है? कोलकाता। वहां चार अलग अलग। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप ट्रांजेक्शन टाइप में कौन सा लोगे? हाँ, ऑनलाइन में कोई कुछ बोल रहा था, बोलिए सर, क्या आपका क्वेश्चन था? बोलो सर, सोशली आवाज आया पूरा? ऑनलाइन बोलो, बोलो। नेट चला गया क्या? नेट तो है। तो आप लोग पहले बोलो। না স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। कोई डाउट है पूछ लो। हाँ, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम बोलो। बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम को मतलब बोले तो है, कोशिश करो। मतलब क्या है? ए, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम का मतलब क्या है? डिस्पैच मतलब सामान कहां से उठा रहे हो, बिल मतलब कहां से बिल बन रहा है। ये आपका बिलिंग एड्रेस होगा, और ये आपका जहां से गुड्स उठा रहे हो। हाँ, तो ऐसे तो होता है अक्सर। बिल टू शिफ्ट टू कस्टमर के भी पॉइंट होता है, बिल फॉर डिस्पैच सप्लायर के भी पॉइंट होता है। ओके, हाँ जी, कोई कुछ बोला था, क्या बोल रहे? हाँ भाई, पी लो ना यार, कौन मना किया? पानी पियोगे तो परमिशन खा लो। ठीक है, स्पीड भी क्लास कर रहे हो क्या? स्पीड भी क्लास कर रहे हो क्या? लग रहा है। चलो, उल्टे भाई को बोल रहे। अच्छा, ए ऑनलाइन बोलो, बोलो, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ऐसा तो समझ लोगे आप लोग? तो गाइस, ये था ई बिल। अब इसमें मेहनत का एक ही चीज था, वो था ये प्रोडक्ट का नाम है करके लिखना। अगर एक बिल में 10 अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है तो अब 10 बार आपको यह ऐड करना, जो टैली बहुत इजी कर देता है। तो हम लोग नेक्स्ट डे लिख लेंगे टैली से कैसे जनरेट होता है। तो हम लोग एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पैकअप हम लोग कर सकते हैं, दैट इज ई वे बिल। आप लोग को एक्सेस चाहिए तो आप आइए, गिव यू द एक्सेस। आप एक बार अपने आप से लॉग इन करके चेक करके नक्की कर लेना कहाँ से क्या आता है, नहीं आता ना। ठीक है, मैं इसको जनरेट नहीं कर सकता, बिकॉज जनरेट करूंगा तो जनरेट हो जाएगा। ये ओरिजिनल वेबसाइट कुछ नहीं, ये सबमिट का ऑप्शन है ना नीचे, सब कुछ डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये सबमिट हो जाए। हाँ, पार्ट भी छोड़ना नहीं है, ब्लैक पार्ट भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो कुछ मत डाल, ऐसा कुछ छोड़ना नहीं। हाँ, प्रीव्यू नहीं आएगा, प्रीव्यू डाले सब कुछ करना पड़ेगा भाई। प्रीव्यू मतलब दिखाता है कैसे वो दिखेगा। प्रिंट करने जा रहा है, प्रीव्यू देखना है आपको, खाली में ऑल टाइप करके पूरा भरना पड़ेगा, उसमें डिस्क्रिप्शन पूरा देना पड़ेगा ना। नहीं तो आप लोग को एबीएल के एबीसीडी सिखा रहा था। गाइस, मार्केट में हर कोई कर लेता है, हर कोई कर लेता है आज के दिन, कोई बड़ा टास्क नहीं है करना, तो आप लोग कर लीजिएगा।
क्या? हाँ हाँ, तो पता है तो करेंगे, तो ट्रांसपोर्टर खुद करेगा। है, तुम लोग क्या हिंदी बात एकदम नहीं समझते हो। हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा सामान उड़ के जाएगा कि तैर के जाएगा कि दौड़ के जाएगा, तो सिलेक्ट करो। तुम्हें पता है कैसे जाएगा, रोड से जाएगा, तो सिलेक्ट करो। अगर नहीं पता है तो छोड़ दो, ट्रांसपोर्टर का तो वो भर लेगा अपने हिसाब से, तो कैसे आपको सामान डिलीवर करेगा वो तो सेलर करेगा, उसके लिए बायर क्यों करेगा, सेलर इशू करेगा। इसका गोल्ड, हाँ सबका बेहतर होता है। तुम्हें भी सप्लाई किया जाएगा तो भी बिल बेहतर होगा गोल्ड के साथ। गुड्स है ना, तो क्यों नहीं होगा। अरे इंसान छोड़ के सब में होता है भाई। तुम पैसेंजर बन के जाओ, तुम्हें बिल दरकार नहीं होगा, गुड्स लेके जाओ दरकार होगा। ऐसा क्यों गुड्स के लिए होता है, कौन बोला आपको? क्या सुनो, गोल्ड पे बिल नहीं लगता है तो स्मगलिंग का होगा, स्मगलिंग का होगा। ऐसा कौन बोला गोल्ड में दरकार नहीं होता? स्मगलिंग का होगा तो कुछ दरकार नहीं होता, चल जाएगा ऐसे। ओके, कोई किसी का डाउट ऑनलाइन वालों? सर एक सेकंड, क्या जी? नेक्स्ट क्लास तो मैनुअल सीख ले, नेक्स्ट क्लास कर ले, ठीक है गाइस। कोई किसी का डाउट है ऑनलाइन में? हाँ, कुछ बोल रहे थे, बोलो भाई, बोलो। सर बिल सेंड किया, वो थोड़ा देखिएगा सर। क्या ग्रुप में तो क्या रोडवेज बोल के है, उसमें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मिला सर, ये आईसीए वाला बिल, बोलिए क्या करना है इसको? ये तो आरसीएम का है सर। ये आईसीए का है कि आप लोग का ही है? आईसीए का ही है, मतलब इसको टेली में कैसे करेंगे? इसको टैली में कैसे करेंगे? हाँ सर। आरसीएम का एंट्री टैली में दिखाए थे अमित कि नहीं दिखाए? शायद तुम लोग क्लास में नहीं दिखाए, दिखा देंगे। ये आरसीएम का क्लास 8:30 बजे के क्लास में बाकी है। आरसीएम का एंट्री टैली, टैली में बाकी, वही तो हम बोल रहे हैं। टैली पे कैसे कर देंगे हम लोग, एग्जाम से पहले कर देंगे अमित। तुम कौन सा बैच का हो बाय द वे? 8:30 बैच का हो कि 9:30 बैच? बता दिए जितना मुझे बताया, 9:30 बैच बता दिए सर। ठीक है सर, दिखा देंगे। बोलो। डीटी का क्लास अभी होगा? नहीं आज छोड़ दो, कोई आया नहीं है, आप लोग एंजॉय करो भूत वगैरह। नहीं होगा आज? छोड़ देते, आज नेक्स्ट नहीं कर लेते, ठीक है? हाँ सर आज छोड़ दीजिए, क्योंकि वो कोई है भी नहीं, मुझे अकेला सिस्टम में सामने बैठ के बहुत बेकार लगता है। घर पे कर लेते कोई नहीं, चलो ठीक है, बट यहाँ पे 12:30 वाला देखता हूँ। तो कोई नहीं आया क्या? नहीं आया है, मेरे सामने है, विशाल है, शर्मिष्ठा है, तुम्हारा नाम क्या है, राजा है, ये भाई साहब भी है, कुछ लोग आए और हम ही लोग हैं। सबसे बेस्ट बात है, हम देखने के लिए हम ही बुलाए और कोई नहीं है। कहाँ है ये बंदा? डीटी क्लास का है और वो बंदा भी पता नहीं कौन सा क्लास का है। वो लोग छेड़ दे रहे हैं। डीटी क्लास